तो यार आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो इस चैप्टर के या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और हम सबसे पहले जानेंगे बल क्या होता है और गति के नियम, तीनों नियम के बारे में जानेंगे अच्छे से डिटेल में और प्रूफ करना भी जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहो, आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ आएगी। अब मेरे साथ, अब चलो शुरू करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही समझते हैं, नाम का मतलब। तो नाम जो है चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो बल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना। और रही बात गति के नियम, तो वो 3 नियम हैं गति के, वो तीनों नियम मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको बल के बारे में बताया कि बल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बल यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। कोई भी अगर आपको काम करना है तो उस काम को करने में बल क्या करता है, आपकी मदद करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब अगर कोई भी कार्य अगर आपको करना है, या तो हम वस्तु को खींचेंगे, खींचनी पड़ती है, या धकेलनी पड़ती है। या तो आप उसको खींचो या खींचो, इस तरीके से खींचो और धक्का दो, ऐसे धक्का दो, है ना। तो या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। इसी खींचने और धकेलने को ही बल कहते हैं। कितना आसान हो गया। इसी खींचने और धकेलने को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे आपने दरवाज़ा खोला तो आपने खींचा, आपने दरवाज़ा बंद किया तो आपने धकेल दिया। समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से ड्रॉअर, जो दराज होती है, वो हम निकालते हैं तो हम खींचते हैं, और जब हम बंद करते हैं तो धकेलते हैं। तो ये भी बल है। बल का मतलब धकेलना या खींचना। उदाहरण देख लेते हैं। दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचा जाता है या धकेला जाता है, दोनों तरीके से। अब आप बाहर से दरवाज़ा बंद करोगे तो आप खींचोगे, लेकिन अंदर कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करोगे तो आप धक्का दोगे। तो दरवाजे को खोलने के लिए या तो हम दरवाज़ा खींचेंगे या दरवाज़ा धकेलेंगे। तो खींचने और धकेलने को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है। अब अगर आप दराज खोलोगे तो यार उस क्या करोगे, जब आप दराज खोलोगे तो उसको खींचोगे आप, और बंद करने के लिए आप क्या करोगे, उसको धकेलना पड़ता है। तो आपको अब डिटेल से अच्छे से समझ आ गया होगा बल क्या होता है। अब देखो, बल का प्रभाव, बल से होता क्या है। तो अगर आप यार किसी को धक्का दे दोगे तो जैसे अगर रुकी हुई चीज़ है, धक्का दे दोगे तो मोशन में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। जैसे अगर कोई चीज़ फुटबॉल थी, आपने उस पर लात से धक्का मार दिया, मतलब लात मार दी, तो यार वो गति में आ जाएगी। ऐसे ही आपका दोस्त साइकिल चला के आ रहा था, आपने पकड़ लिया आगे से और धीरे धीरे आपने उसको रोक दिया। तो ये भी बल का प्रभाव है। बल से क्या असर हुआ वो पता चल रहा है हमें। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बल के प्रभाव से रिलेटेड। तो मैं वो बल के प्रभाव से रिलेटेड आपको ये 4-5 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला पॉइंट देखो, बल किसी स्थिर वस्तु का मतलब क्या होता है, जो एक जगह रखी हुई है, जो गति नहीं कर रही, स्थिर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, जहाँ पे है वहीं पर है, वो उसकी पोजीशन में वो गति नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, चल नहीं रही, बस वो स्थिर है, वो एक जगह बैठी हुई है, एक जगह रुकी हुई है। बल क्या करता है, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। गतिशील मतलब वो गति में आ जाती है। जैसे अगर कोई वस्तु पहले स्थिर थी, एक जगह रखी हुई थी, लेकिन बल क्या करेगा, उस स्थिर वस्तु को गतिशील बना देगा। उदाहरण के लिए देखो, एक फुटबॉल को पैर से मारने पर वह गतिशील हो जाती है। आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ आने वाला। अगर फुटबॉल रखी हुई है, आपने उस पर लात से मारा, तो वो फुटबॉल पहले तो स्थिर थी, क्योंकि वो एक जगह रखी हुई थी, वो गति नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे आपने उस पर लात से मारा तो वो कैसे हो गई, गतिशील हो गई। तो बल क्या करता है, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। अच्छा, दूसरा देखें पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। अब बल क्या करता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर कर देगा, यानी अगर कोई वस्तु चलते हुए आ रही है तो उसको रोक देगा, अगर कोई रुकी हुई है तो उसको गतिशील कर देगा। तो स्थिर से गतिशील तो हमने देख लिया फुटबॉल के एग्जाम्पल से। अब बात करते हैं गतिशील से स्थिर अवस्था में कैसे आएगी। तो यार हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में,
साइकिल में भी ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से होता क्या है, टायर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और टायर के ऊपर प्रेशर पड़ने से क्या होता है, वो जो हमारा व्हीकल है, वो जो हमारा वाहन है, वो रुक जाता है। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, तो उस टायर के ऊपर क्या होता है, उस व्हील के ऊपर, उस पहिए के ऊपर बल लगाया जाता है, जिससे वो व्हील धीरे धीरे हो के गाड़ी हमारा रुक जाती है। तो बल क्या करता है, स्थिर वस्तु को गतिशील भी कर देता है और गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर देता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बल किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा बदल देता है। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो बल क्या करता है, उसकी दिशा बदल देता है। जैसे वो लेफ़्ट जा रही थी तो वो राइट चली जाएगी, या अगर इधर जा रही थी तो इधर चली जाएगी, मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाएगी गतिशील वस्तु की। साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से, हैंडल पकड़ते हैं ना, ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, तो हैंडल पकड़ने से उसकी दिशा हमें मोड़ते हैं यार। अगर सामने से कोई पर्सन आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो हम गाड़ी या साइकिल मोड़ लेते हैं। तो जो उसका हैंडल है उसको हम इस तरीके से मूव करते हैं, तो ये मूव क्या कर रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, और बल लगाने से क्या हो रहा है, उसकी दिशा बदल जा रही है। इसी प्रकार कार में स्टीयरिंग के साथ भी होता है। इसी प्रकार जो गाड़ी होती है उसका स्टीयरिंग होता है, वो गोल सा होता है ना, उसको हम ऐसे 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 घुमाते हैं तो गाड़ी मुड़ जाती है, अपनी दिशा कुछ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। चौथा पॉइंट देखते हैं, बल किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। वेग का मतलब बता देता हूँ, ये 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, गति के नाम वाला जो चैप्टर है आपका 8वां, इससे जस्ट पहले। वेग का मतलब बस आप अभी इतना समझो, उस चैप्टर में मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को। वेग का मतलब क्या होता है, स्पीड अभी समझ लो कि वो किस इस रफ्तार के साथ चल रही है गाड़ी। तो बल क्या करता है, किसी गतिशील वस्तु, अब गतिशील है तो सिंपल सी बात है, वेग तो होगा ही कुछ ना कुछ, स्पीड तो होगी ही कुछ ना कुछ। तो जो बल है वो किसी गतिशील वस्तु के वेग को, स्पीड को परिवर्तन कर देता है। त्वरित मतलब त्वरण के बारे में आपको पता ही होगा, एक्सीलरेशन। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। त्वरित करने से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है, और ब्रेक लगाने पर इसके वेग को कम करते हैं। देखो, अगर कोई गाड़ी गतिशील है यानी उसका कुछ ना कुछ वेग है, यानी कुछ ना कुछ वो स्पीड में हो गया, भाई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड तो होगी, उस स्पीड को कहेंगे वेग। अगर उस स्पीड को बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, त्वरित करेंगे। त्वरित मतलब एक्सीलरेशन देंगे। जैसे बाइक में रेस होती है ना, हैंडल पे ऐसे करते हैं तो गाड़ी आगे भाग जाती है, स्कूटी में भी ऐसा ही होता है। तो वो त्वरित, जब हम रेस को यूँ घुमाते हैं ना, यूँ घुमाते तो हम रेस देते हैं, रेस मतलब एक्सीलरेशन देते हैं, उसके वेग को हम बढ़ा देते हैं, जिससे वो और तेज़ी से मूव करती है। तो बल क्या करता है, गतिशील वस्तु जो होती है, गतिशील यानी जो गति में है, उसके वेग को परिवर्तन करता है। अच्छा, अगर ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी हमारी, वेग कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बल किसी वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन कर देता है। आप हथौड़े से तोड़ रहे हो, कील को पीट रहे हो तो वो चिपटी हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फ़ोन लिया, कबाड़ का असली फ़ोन मत लेना, ना दिक्कत हो जाएगी। तो आपने कबाड़ फ़ोन लिया और उस पर हथौड़े से मारे जा रहे हो 5 किलो वाले हथौड़े से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आकार में परिवर्तन कर देता है, डिज़ाइन पे परिवर्तन कर देता है, आकृति में परिवर्तन कर देता है कौन, बल। हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर पूरा एक था, आपने हथौड़ा से मारना शुरू कर दिया, आपने पाउडर ही बना दिया उसका। तो बल क्या करता है, आकृति और आकार को परिवर्तित कर देता है। तो मैंने आपको बल का प्रभाव बताया, बल के बारे में बताया। अब बल 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के बल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ आएगी, बिना टेंशन के आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो यार बल ना 2 प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों प्रकार के बल को हम समझ लेते हैं अच्छे से। पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। देखो, संतुलित नाम से ही समझ आ रहा है, संतुलित मतलब जब दोनों तरफ से बराबर हो। असंतुलित मतलब जहाँ पे एक तरफ से ज़्यादा हो, दूसरी तरफ से कम हो, तो ये असंतुलित। जैसे तराजू होता है, दोनों तरफ 1 किलो का बाट है तो संतुलित। अगर दोनों तरफ 1 किलो का बाट नहीं है, एक तरफ 1 किलो का, एक तरफ 200 ग्राम का बाट है, तो वो असंतुलित है। यानी अगर दोनों तरफ में से एक तरफ भी कम या ज़्यादा हुआ तो वो असंतुलित। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो संतुलित। तो अगर दोनों तरफ बराबर बाट है तो संतुलित है। तो अब संतुलित बल को समझते हैं।
संतुलित बल क्या कहते हैं? बल संतुलित कहे जाते हैं जब, कब कहे जाते हैं? एक दूसरे के निष्प्रभावी काम करते हैं। जैसे मान लो मेरे ये दो हाथ है, एक ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अब ये दोनों एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ना ये इधर चला जा रहा ना ये इधर चला जा रहा, ये यहीं पे रुके हुए हैं, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ रहे, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो निष्प्रभाव हो गया ना, क्योंकि ना ये इधर गया ना ये इधर आया, तो ये निष्प्रभाव हो गया, किसी भी तरफ प्रभाव ही नहीं पड़ा, बस जहाँ पे वहीं पे रहा। तो इसको कहते हैं संतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ से समान परिमाण का प्रभाव लग रहा था, परिणाम का। देखो, संतुलित बल कहे जाते हैं जब एक दूसरे के निष्प्रभावी, कोई प्रभावी ना पड़े, लेफ्ट तरफ से भी फोर्स लगे, बल लगे, और राइट तरफ से भी, दाएं और बाएं, और उससे कोई चीज़ मूव ना हो। नेट क्या हो जाता है? शून्य, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है तो शून्य हो गया। उदाहरण देखो, रस्सा कस्सी देखी होगी आपने बचपन में, स्कूल में हम खेलते, अच्छा अभी तो आप खेलते ही होंगे रस्सा कस्सी, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, इधर से भी खींच रहे रस्सी, उधर से भी खींच रहे और दोनों टीम वहीं पर है, ना रस्सी इधर जा रही ना रस्सी उधर जा रही। तो यार इसका मतलब क्या? दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। तो जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो वहीं के वहीं रहेंगे, रस्सी भी वहीं है, लोग भी वहीं हैं, टीम भी वहीं पे है, तो इसे बोलेंगे संतुलित बल। रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती है, दोनों टीमें जब रस्सी को बराबर बल से खींचती हैं तब परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल है, दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। अब दोनों टीमें अपने स्थान पर ही रहेंगी, वो दोनों तरफ से क्योंकि बराबर बल लग रहा है। इस दशा में दोनों टीमें द्वारा रस्से पर लगाया गया बल संतुलित बल है, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। एक तरफ से अगर ज़्यादा और दूसरी तरफ से कम हुआ तो जो ज़्यादा लगाएगी वो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लास्ट में कहीं जाके होता है तो होता है। लेकिन संतुलित बल आप समझ गए कि जब दोनों तरफ से बल क्या लगे? बराबर और निष्प्रभावी हो। संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि ये बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में। अब देखो, अगर ये ऐसे था तो ये ऐसे ही रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी अगर ये स्थिर है तो स्थिर है ना, तो इसका मतलब ना ये स्थिर से गति में आ रहा, गति से स्थिर में नहीं आ रहा, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा संतुलित बल से। क्योंकि अगर कोई वस्तु स्थिर है और उस दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो वो स्थिर ही रहेगी, वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल है। लेकिन अगर वो गति में और तब भी दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है और वो गति में ही है तो वो गति में ही रहेगी, अवस्था में परिवर्तन नहीं करता संतुलित बल, क्योंकि विपरीत दिशाओं में होता है। संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन करता है। हाँ, इस अवस्था में तो परिवर्तन नहीं करेगा, जैसे अगर वो कोई वस्तु गति में तो वो गति में रहेगी, बल अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी। लेकिन अब जैसे गुब्बारा लिया आपने और बीच में गुब्बारे को रख के ऐसे दबा दी, तो गुब्बारे का आकार भी परिवर्तन होगा और आकृति भी। तो बीच में अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बर्फ़ हो, और दोनों तरफ से लगाया जाए बल, तो वो उसका आकार चेंज हो जाएगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। आपने कील रखा बीच में और दोनों तरफ से हथौड़े मारना शुरू कर दिए तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो बीच में। तो जो संतुलित बल क्या करता है, गतिशील वस्तु है तो गतिशील में ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, लेकिन वो किसको परिवर्तन कर देता है? आकार और आकृति को। चलो, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं में से बल लगे तो गुब्बारे की आकृति और आकार दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं संतुलित बल। लेकिन संतुलित बल आकार और आकृति तो बदल देता है, लेकिन स्थिर से गति में नहीं लाएगा, गति से स्थिर में नहीं लाएगा। अब बात करते हैं दूसरे असंतुलित बल की। असंतुलित बल, तो ये भी हमें अच्छे से समझना है ताकि हमें आगे समझने में कोई दिक्कत ना आए। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल, अब देखो बहुत सारे बल लगते हैं किसी भी वस्तु पर, लेकिन अगर अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, मतलब सभी तरफ से बराबर बल ना लगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो परिणामी बल शून्य नहीं हो रहा, एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है दूसरी तरफ से कम लग रहा है, तो उस बल को हम असंतुलित बल कहा जाता है।
जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे दोनों तरफ से बराबर लग रहा था, तो ना इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, बस वहीं का वहीं था। लेकिन अगर इधर वाला ज़्यादा लगा है तो इधर चला जाएगा, और अगर इधर वाला ज़्यादा लगा है तो इधर चला जाएगा। तो इस बोलेंगे असंतुलित बल। अब इसके कुछ प्रभाव है। अगर स्थिर है तो गतिशील आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा लग जाएगा। अगर किसी वस्तु स्थिर वस्तु को गतिशील कर देगा, और गतिशील वस्तु का वेग भी बढ़ा देगा, जैसे ऐसे मोशन में है और बल लगा दिया तो और वेग और स्पीड बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। किसी भी इस गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है। अब वो वस्तु गति में थी, उसका एक वेग था, ब्रेक लगा दिया तो वेग कम हो जाएगा। किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता। अब भाई गतिशील थी, यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग गया तो वो स्थिर हो गया, रुक गया। किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन, आकार में भी परिवर्तन कर रहा है, आकृति में भी परिवर्तन कर रहा है, और उसको स्थिर से गतिशील भी कर रहा है, गतिशील से स्थिर भी कर रहा है, उसका वेग भी परिवर्तन कर रहा है। कौन? असंतुलित बल, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा दूसरी तरफ से कम होता है। अब बात करेंगे गति के नियम की। अब बात करते हैं गति के नियम की। तो सबसे पहले हम गैलीलियो जी को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए हमारे को। तो गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के परीक्षण से, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, उन परीक्षण से निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट निकाला कि कोई गतिशील वस्तु, कोई भी गतिशील का मतलब वो चलती जा रही है, गति में है, कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है, जब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जिस वेग से गतिशील है वो गतिशील रहेगी उसी वेग से, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता। अर्थात इसका मतलब क्या है? कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा, मतलब कोई भी बल नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगी? गतिशील वस्तु चलती रहेगी, उसी वेग से चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आप एक फुटबॉल को लात मारो तो फुटबॉल मूव करती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाएगी। आप बहुत देर तक साइकिल के पेंडल मारो और फिर पेंडल मारना छोड़ दो, तो आप देखना थोड़े देर बाद आपकी साइकिल भी रुक जाएगी। आप बाइक को बहुत तेज़ी से चलाते हुए लाओ तो, और फिर बाइक बंद कर दो और बाइक को चलने दो आराम से, नॉर्मली जैसे चल रहे, तो देखोगे कि गाड़ी या बाइक या साइकिल या फुटबॉल कुछ समय बाद रुक जाएगी। तो ऐसा प्रायोगिक रूप से, यानी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही नियत वेग से चलती रहेगी और कोई ऐसा बल लगे ही ना। तो यार वो जो फुटबॉल था वो क्यों रुक गया? साइकिल पेंडल नहीं मारने पर क्यों रुक जा रही है? ठीक है, बाइक वाला एग्जांपल ना करना, आपको चोट लग सकती है। तो बस साइकिल वाला आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ी देर साइकिल पे पेंडल मारना और फिर छोड़ देना, देखना थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाएगी। फुटबॉल के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने तो बोला कि अगर कोई गतिशील वस्तु जब तक गति में ही रहेगी, ठीक है, जब तक कोई उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे, तो क्यों रुक जाता है वो? क्योंकि उस पर घर्षण, फ्रिक्शन, भाई वो रोल कर रहा है, लेकिन ज़मीन पे फ्रिक्शन भी तो है ना, भूमि पे फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से घर्षण कहते हैं उस बल के कारण। और वायु दाब, एयर, जैसे आप बाइक वगैरह पे जाते हो तो हवा लगती है ना, तो उस वायु दाब के कारण और भी बहुत सारे अन्य तरह के बल के वस्तु पर लगते, जिसकी वजह से वो गतिशील वस्तु धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ये गैलीलियो भाई ने हमें कहा था। अब न्यूटन गति के नियम पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझना। गैलीलियो जी की आपको बात समझ आ गई होगी कि गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से परीक्षण, जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या निष्कर्ष निकाला? कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बल काम करते हैं, जैसे घर्षण, फ्रिक्शन कहते हैं, वायु दाब, एयर प्रेशर, और भी बहुत सारे बल काम करते हैं, जिसकी वजह से वो वस्तु रुक जाती है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। तो न्यूटन गति के नियम समझते हैं हम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांत का अध्ययन किया। न्यूटन ने इन गैलीलियो के सिद्धांत का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया।
बहुत सारा अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया और गति के 3 नियम दिए इन्होंने। गति के 3 मूलभूत नियम दिए। उन 3 नियमों को हम समझेंगे। सबसे पहला है जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी हम कहते हैं। तो हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन, जिसे जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या, अभी आप समझ जाओगे। इसे इनर्शिया कहते हैं इंग्लिश में। तो जड़त्व का नियम कह लो या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बात एक ही है। तो देखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या है, अब यहाँ से समझने वाली बात है हमारे को। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था का मतलब होता है कि वो वस्तु गति नहीं कर रही, वो वस्तु एक जगह है, वो गति नहीं कर रही, वो चल नहीं रही, वो बस एक जगह रुकी हुई है। तो कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखिक गति अवस्था में अगर वो गति कर रही है, सीधा सीधा गति कर रही है और करती जा रही है, तो अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान रेखिक गति अवस्था में है तब तक बनी रहती है। मतलब अगर वो गति में है तो गति में रहेगी, अगर इस विराम अवस्था में एक जगह रुकी हुई है, स्टॉप है, बैठी हुई है, तो विराम अवस्था में रहेगी, तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। तो अगर उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा, तो अगर वो गति में है तो वो गति में रहेगी, चलती जाएगी। और अगर वो विराम अवस्था में है यानी एक जगह रुकी हुई है, तो वो एक जगह रुकी हुई रहेगी। ऐसा कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य करेगा, तो वो विराम अवस्था से हो सकता है गति अवस्था में आ जाए या गति अवस्था से विराम अवस्था में आ जाए। लेकिन जो जड़त्व का नियम है या न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, वो क्या कहता है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है या एक रेखिक गति अवस्था में है तो तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसी को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे अब हमें ये नियम समझ आ चुका है, पहला नियम न्यूटन का, बट तब भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए बिना किसी दिक्कत के। देखो एक्सप्लेनेशन, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान नहीं कर देता। पहली लाइन क्या कह रही है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में यानी एक जगह रुकी हुई है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी यानी रुकी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल यानी बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो वो वैसी रहेगी। अगर उसको मूव कराना है तो बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील का मतलब चल रही है, गति कर रही है, तो वह तब तक गतिशील रहेगी, गति में रहेगी, चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। तो हमें ये समझ आया कि अगर कोई गति में है तो गति में रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसका मतलब सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। मतलब अगर कोई वस्तु है तो स्थिर है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रह रही है, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रह रही है। लेकिन अगर इन अवस्थाओं को चेंज करना है, यानी अगर विराम अवस्था से गति अवस्था में लाना है और गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना है, तो हमें बल लगाना पड़ रहा है। इससे मतलब क्या समझ आ रहा है कि वो चाहती है, वो वस्तु चाहती है कि वो जिस अवस्था में है, यानी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहे, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहे। तभी तो वो चाहती है ऐसा रहना। अब वो चाहती है तो हम उस चाहते नहीं कि वो वैसा रहे, तो हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। लेकिन उसका बेसिक नेचर क्या है कि वो गति में है तो वो गति में रहना चाहती है और बल में है तो बल में रहना चाहती है। और इसका मतलब सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था को किसी परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए, हम कम करने के लिए हम बल लगा देते हैं, जिससे वो वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाती है और गति अवस्था से विराम अवस्था में आ जाती है। नहीं तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। अब उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन करना है तो हमें बल लगाना
पड़ेगा। अगर विराम अवस्था से गति अवस्था में लाना है तो बल लगाना पड़ेगा, गति अवस्था से विराम अवस्था में लाना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। तो यानी बेसिक नेचर क्या है कि जो भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अच्छा, अब दैनिक जीवन में इस गति के नियम के, न्यूटन गति के पहले नियम के हम यूज़ देखेंगे। कहाँ कहाँ ये न्यूटन की गति के पहले नियम यूज़ होते हैं। तो ये ABCD 5 पॉइंट में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। डिटेल में मेरे साथ जुड़े रहो, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो के एंड में बोलोगे सर ये चैप्टर तो बहुत आसान था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हमने पहले आपकी वीडियो क्यों नहीं देखी। तो चलो दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के पहले नियम को हम समझते हैं। तो कैसे कैसे यूज़ होते हैं तो ध्यान से समझते हैं। जैसे यार यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, अब बस में आपको सीट नहीं मिली यार, आप खड़े हो गए, ठीक है, ऊपर से वो पकड़ के, ठीक है, और अचानक बस चलने लगे। तो आप जब बस में आप खड़े हो और बस चलने लगे तो आप देखोगे कि ना आप ऐसे पीछे की तरफ जाओगे। अब आपको मैं दिखा नहीं होऊंगा, बट ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा? हमारे पैर तो वहीं पे चिपके रहते हैं बस से, लेकिन हम ऊपर की तरफ से हम नीचे गिरने लगते हैं, है ना, नीचे की तरफ जाने लगते हैं, पीछे की तरफ। तो एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, अचानक बस चलने लगे तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस आगे जा रही है और वो बंदा वहीं पे रहना चाहता है, क्योंकि बस तो गति में आ गई, हमारे बस से पैर जुड़े हुए थे तो पैरों वाला हिस्सा तो नहीं जाता पीछे, लेकिन पैरों से ऊपर वाला हिस्सा, घुटनों से ऊपर वाला हिस्सा कह लो, वो पीछे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो चाहती है उसी अवस्था में रहना, लेकिन बस गति में आ गया तो वो पैरों वाला हिस्सा जो बस से कनेक्टेड है वो आगे जाता है और ऊपर वाला बॉडी पीछे की तरफ गिरता है। इस तरीके से होता है। तो एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों? कि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में थे। पहले क्या था, जब आप बस में खड़े थे तो बस भी विराम अवस्था में थी, आप भी विराम अवस्था में थे, लेकिन बस चलना शुरू करी और आप तो चलना नहीं शुरू करे। तो इससे क्या हुआ, बस आगे बढ़ गई और आप वहीं पे रहे, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को विरोध करेगी, तो इसलिए आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरेगी। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पैर तो चिपके रहते हैं बस से, हम उस पर ही खड़े होते हैं, उसी के सारे तो खड़े होते हैं, गति में आ गए। परंतु शरीर का बाकी का हिस्सा पैरों के अलावा वो विराम अवस्था में ही रहता है, इसी के कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। देखा, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। तो पहला उदाहरण था जहाँ पे बस और हम दोनों खड़े थे, बस और मैं, ठीक, मुझे ही मान लो यार, तो बस आगे बढ़ते तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है, अब बस भी चल रही है, अब वो भी चल रहा है, तो दोनों गति में, और अचानक बस रुक जाती तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा, है ना। ऐसा होता है। जब तक बस चल रही थी तो व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने से बस की गति कम हो जाती है, रुक जाती है। तो भाई बस तो रुक गई ना, इंसान तो गति में था, तो इसलिए वो आगे की तरफ गिरता है। तो पैर तो विराम अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि पैर निचला हिस्सा बस से कनेक्टेड है, ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा दूर हो जाता है, तो गति में ही रहता है, शरीर गति में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता है ना कि मोशन में रहना, इसीलिए। आपने देखा होगा जब क्या होता है, गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है ना, तो अगर मान लो गाड़ी इस तरफ जा रही है तो हम ऐसे होते हैं, और गाड़ी ऐसे जाती है तो ऐसे होते हैं। तो होता है, गाड़ी ऐसे जा रही होती है और एकदम से ऐसे मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी इस तरफ हो जाती है, और अगर गाड़ी इस तरफ मुड़ती है तो हम यूँ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे अब है गाड़ी यूँ मुड़ी तो हम यूँ जाते हैं आगे, सीधी सी बात है, हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी यूँ मुड़ती है तो हम यूँ हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ी यूँ मुड़ती है तो हम यूँ हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बस में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उसी दिशा में चलना। अच्छा, तीसरा उदाहरण देखते हैं। गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले, कई बार झटकते हैं ना हम, क्यों झटकते हैं ऐसा?
तो गीले कपड़ों को तार पे सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। भाई पानी उसमें से निकल जाएगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, इसलिए हम कपड़े को झटके मार देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है। अब देखो, कपड़ा जब झटकोगे तो कपड़ा गति में आ जाएगा, लेकिन पानी की बूंदें कपड़े में थी और वो विराम अवस्था में थी। लेकिन जैसे आपने कपड़े को झटका मारा तो कपड़ा तो गति में आ गया, लेकिन वो पानी की बूंदें विराम अवस्था में रही, जिससे वो पानी की बूंदें कपड़े से बाहर आ गई, कपड़े से अलग हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती है और पानी कपड़े में से कम हो जाता है और फिर कपड़ा हम सुखा देते हैं, टांग देते हैं और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। अच्छा, डी पॉइंट देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का। कैरम बोर्ड सबने खेला होगा बचपन में, है ना। उसमें देखो, हम सबसे ऊपर रानी को रखते हैं और फिर ब्लैक और येलो कलर की गोटियां लगा देते हैं और फिर नीचे से मारते हैं, तो फिर हम एक एक गोटी निकाल के उससे पिल्लो करते हैं ना, मतलब गोटी को लाल करते हैं, तो हमारी हो जाती है। तो जब हम नीचे स्ट्राइकर से मारते हैं तो नीचे वाली गोटी निकलती है, ऊपर वाली वैसे ही नीचे आ जाती है, बस ऊपर वाली गोटी मूव नहीं करती, बस नीचे वाली निकलती जाती है। तो वही उसी पॉइंट पे ये उदाहरण दे रखा है आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम का। एक स्ट्राइकर है को अपनी उंगलियों से तीव्रता से छेती झटका मार, ऐसे करते हैं ना, ऐसे मारते हैं, ऐसे करते हैं, झटका मारा जाता है। छेती मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे मारते हैं ना, ऐसे देकर ढेरी जो एक जगह बीच में लगाते हो, ऊपर रानी रखते हो पिंक कलर की, सबसे नीचे वाली गोटी को टकराने से नीचे वाली गोटी तो ढेरी से अलग हो जाती है, बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने से बाकी शेष गोटियाँ वहीं की वहीं नीचे की ओर आ जाती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि वो ऊपर वाली गोटियाँ वैसी की वैसी नीचे आ जाती है, बस नीचे वाली गोटी पे बल लगा तो नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक उदाहरण है रियल लाइफ, दैनिक जीवन में, जो हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कार में सीट बेल्ट होती है। अचानक जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो सीट बेल्ट हमारे को झटके से गिरने से बचाती है, क्योंकि हम आगे की तरफ जाते हैं और सीट बेल्ट हमें रोक लेती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक शुरू होगा, जिसका मतलब है द्रव्यमान और जड़त्व। जड़त्व तो हम समझ गए कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिज अवस्था में तो गतिज अवस्था में रहेगी, और वो रोकती है अपने आप को। वो चाहती है गति में तो वो गति में रहे, विराम में तो विराम में रहे। इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व, और यही हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी है हमारा, ठीक है, जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और इस जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, इस संबंध को हम जानेंगे इस पॉइंट में, तो ध्यान से समझना। जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, गुण कौन सा है ये, जड़त्व, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था मतलब जहाँ है वहीं रहेगा। अब तक पूरा अच्छे से आ चुका होगा आपको। जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति, यानी गति में तो गति में रहेगा, एक समान गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता। वो चाहता है कि अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहे, अगर वो गति में है तो वो चाहता है वो गति में रहे। तो वो परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, वो नहीं चाहता कि विराम अवस्था से गति में आ जाए, गति से विराम अवस्था में आ जाए, वो नहीं चाहता। इस प्रतिरोध का गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ये जो गुण है कि वो प्रतिरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता अपनी अवस्था में परिवर्तन। अब द्रव्यमान देखो, अब जैसे मान लो एक फुटबॉल है, हल्की होती है फुटबॉल, आप उस पर लात मारते हो आसानी से मूव कर जाती है। 5 किलो का कट्टा, मैंने 5 किलो की बोरी रखी, अब मैंने बोला इसको लात मार के किक मार के मूव करो, जितना फुटबॉल उतना दूर गया चला जाएगा, नहीं आप बोलो, लेकिन आप मूव कर दोगे। फिर मैंने बोला चलो 5 किलो की बोरी नहीं, अब 10 किलो की बोरी, अब इसे मूव करके दिखाओ, आप कर दोगे लेकिन कम। फिर मैंने 10 किलो से 25 किलो की बोरी रख दी और फिर मैंने और बोला मूव करो, आप उसको कहीं ना कहीं हद तक मूव कर दोगे, हाथों से ही मूव कर दोगे, घसीट के चलेगा। फिर मैंने बोला 50 किलो की बोरी, उसमें आपकी हालत बहुत टाइट हो जाएगी। फिर मैंने बोला चलो 100 किलो की बोरी, फिर आपसे वो शायद हिले ही ना। तो देख रहे हो आप, जैसे जैसे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान अभी मतलब इतना समझो, द्रव्यमान का मतलब वेट,
जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ रहा है आप उसको मूव नहीं कर पा रहे, है ना। यानी अगर वो विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि अगर उसका वेट बढ़ जाएगा आपसे मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वेट बढ़ा आपको उसको मूव करने के लिए, उसको विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। वो एक फुटबॉल था तो आपने आराम से लात मार दिया, वहीं वो 100 किलो का बोरा था तो आपसे आराम से लात नहीं मारी गई। अब वहीं पे वो जेसीबी ट्रैक्टर हो जाता तो मूव करने के लिए बोला जाता आपको, फिर तो भूल जाओ। तो आपने देखा द्रव्यमान बढ़ने से, वेट बढ़ने से उसको आप मूव नहीं कर पाए, उसका जड़त्व मजबूत हो गया, बढ़ गया। वहीं पे हल्की चीज़ होती तो आराम से मूव कर देते। इसी तरीके से अगर कोई गतिज अवस्था में और बहुत तेज़ी से गति में तो आप उसको नहीं रोक पाओगे, है ना। लेकिन अगर उसकी गति कम है, गति धीरे है, तो आप उसको रोक पाओगे। तो आप देख रहे हो जड़त्व किसके साथ बढ़ रहा है? द्रव्यमान के साथ बढ़ रहा है। यानी द्रव्यमान बढ़ रहा है तो वेट बढ़ रहा है तो जड़त्व भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो लिखा है वो भी आप समझो, ताकि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर होके समझ आ जाए। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यानी जड़त्व का मतलब क्या है? उसका द्रव्यमान, ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा जड़त्व, कम द्रव्यमान कम जड़त्व। द्रव्यमान मतलब अभी आप इतना समझो वेट। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, वेट अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। हल्की है तो आसानी से मूव हो जाएगी, यानी जड़त्व कम। भारी वस्तु आराम से मूव नहीं होगी तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति, जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, जड़त्व कहलाती है। मतलब वो प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि भाई वो अगर गति अवस्था में तो वो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, वो उसको रोकेगी। जब तक रोकेगी जब तक उस पर बल कार्य ना करे। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, कोई भी भारी चीज़ है तो द्रव्यमान ज़्यादा हो गई, वेट ज़्यादा हो गई, इसलिए जड़त्व भी उसका अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना, हिलाना कठिन होता है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। अब बात करेंगे संवेग की। तो संवेग अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी तक आपको समझ आ चुका है अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे वहाँ पे आप अपने क्वेरीज़ पूछ सकते हो, नोट्स वहाँ से ले सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा या आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आई विल क्लियर दैट क्वेश्चन। आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। बात करते हैं संवेग की। इसे मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में। तो संवेग या मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम देखो, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। अब वस्तु है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, फिर आपके यहाँ पे जो नोट्स में लिखा हुए हैं वो भी समझाऊंगा आपको। देखो, जो संवेग है उसमें दो चीज़ें आती है। एक आता है वस्तु का भार मतलब वेट यानी द्रव्यमान, ठीक है। और दूसरा आता है उसकी गति यानी वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये दो चीज़ें संवेग बताती है। संवेग मतलब दो चीज़ें, वस्तु गति में है और उसका वेट है। तो हल्की चीज़ है और उसका जो गति है यानी जो वेग है, स्पीड है, वो भी कम है। तो ठीक है, नॉर्मल, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। अगर मैं इस चीज़ को, ये पेन है, इसको आराम से ऐसे किसी को फेंक के मारूं तो नहीं लगेगा, लेकिन वही कस के फेंक के मारूं तो फिर कस के लगेगा उसे। और गंदे तरीके से खींच के मारूं तो और कस का छिला भी जाएगा शायद, या सूज जाए। तो आप देखो, ये है पेंसिल, लेकिन स्पीड की वजह से इसका डैमेज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। तो जो संवेग है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक द्रव्यमान पे और दूसरा गति पे, ठीक है। एक छोटी बंदूक की गोली होती है, वो छोटी सी होती है, लेकिन जब उसे बंदूक से फायर करते, बंदूक से चलाते हैं छोटी सी गोली को, तो वो इंसान की जान तक ले लेती है और इंसान के सीने में छेद करके शायद पीछे से भी निकल जाए, है ना।
तो कहने का पर्पज़ क्या है, छोटी सी गोली है कुछ ग्राम की, लेकिन वो इतनी स्पीड में होती है, उसका प्रभाव कितना ज़्यादा होता है कि वो इंसान को मार देती है। तो प्रभाव क्या कहलाता है, संवेग। क्योंकि संवेग दो चीज़ों से मिलकर बना है, मास यानी द्रव्यमान यानी वेट, और दूसरा वेग। वेग मतलब वेलोसिटी, वी से दिखाते हैं वेग को यानी स्पीड। तो वेट और स्पीड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है संवेग। अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, द्रव्यमान एक अलग चीज़ होती वेट ही है, और जो वेग है, वेग मतलब स्पीड यानी वेलोसिटी। ये मैंने 8वें चैप्टर में आपको अच्छे से बताया था। हाँ, आप समझने के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम सही समझा रहा हूँ, आप उसमें कोई टेंशन मत लेना। तो संवेग मतलब दो चीज़, एक, अब ये देखो, ये छोटी सी चीज़ है, वहीं पे अगर मान लो ये फ़ोन है, इस फ़ोन को अगर ऐसे फेंक के मार दिया जाए तो वो चोट लगेगी, और कस के खींच के मार दिया जाए तो और गंदी चोट लगेगी। तो किस में ज़्यादा चोट लग रही है, कस के खींच के मारने में। तो क्यों, ऐसा करना नहीं है, किसी को चोट नहीं लगानी, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। है वस्तु वही, है चीज़ वही, उसका वेट सेम होगा, लेकिन गति की वजह से भी जो संवेग है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो गति बहुत बड़ा मैटर करती है इस चीज़ में। अब आपको संवेग समझ गए, मतलब वो प्रभाव जो दो चीज़ों की वजह से क्रिएट होता है, दो चीज़ों की वजह से बनता है। पहला हमारा एक है गति, और दूसरा उसका द्रव्यमान। देखो, संवेग क्या है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। कोई वस्तु है, उसमें जो गति है उसको क्या बोलते हैं, संवेग। देखो, वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, यानी P = m × में v। ये फार्मूला है। P से हम संवेग का जो प्रतीक है वो है P। ये देखो P, और P किसके बराबर है, P बराबर है हमारे m × में v के। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान यानी मास, और v क्या है, वेग। तो जो अगर आपको संवेग निकालना है, आपको संवेग निकालना है, यानी P निकालना है, P का मतलब संवेग, तो आप दो चीज़ों को गुणा कर दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा संवेग। तो P × में m, P = में m × में v। m क्या है, द्रव्यमान, जो आप kg में निकालोगे, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg, और v यानी वेग यानी वेलोसिटी, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैं अगर इसका आपसे ऐसा यूनिट पूछूं तो मास है ना, मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg, और ये गुणा में वेग, इसे वेग कहते हैं v से। वेग का ऐसा यूनिट होता है मास, मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, kg मीटर पर सेकेंड। ये किसका ऐसा ही मात्रक है, P का। कैसे बना, मास के लिए kg और इसके लिए मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने और अच्छे से लिख दिया, kg मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया P का ऐसा ही मात्रक। और P है क्या, वस्तु का संवेग, इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब गुणा का होता है। तो अगर आपको संवेग निकालना है तो दो चीज़ों को गुणा कर दो, m और v को। m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। इन दोनों को गुणा कर दो तो आपका संवेग आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण है, मैं आपको ये तीनों उदाहरण पढ़ के समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहला उदाहरण क्या कहता है, पहला उदाहरण हमें क्या कहता है, किसी भी पत्थर, कंकड़, वो बोलता है ना, एक गाना सुना होगा, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का ज़माना है उड़ा दो साले को। और जोड़ो, तो मजाक की वीडियो देखा था मैंने, तो मैंने आपको सुना दिया, चलो कोई बात नहीं। तो बम से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का ज़माना है उड़ा दो साले को। देखो, उदाहरण, किसी भी पत्थर या कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से, अगर हम किसी पत्थर या कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारेंगे तो व्यक्ति घायल हो सकता है। ऐसे नहीं करना है, बट यहाँ पे एग्जांपल है, तो घायल हो जाता है, क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। ज़्यादा कस के फेंक के मारेंगे तो घायल ज़्यादा हो जाएगा। एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। सोच रहे हो यार, एक छोटी सी गोली होती है 5-7 ग्राम की, वो बंदे की जान से मार देती है।
क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। क्यों? है तो गति कम, सॉरी मास तो कम है, m कम है, द्रव्यमान कम है, लेकिन जो उसका v वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा संवेग ज़्यादा हो जाता है। चलती हुई गाड़ी से टकराने से, गाड़ी चलती है, चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा हुआ? क्योंकि चलो द्रव्यमान तो ठीक था, लेकिन वेग ज़्यादा था, जिसकी वजह से चोट ज़्यादा लग गई। अब देखो, मैंने ना आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझा दी है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। ठीक है, आप 9th क्लास में हो, आप अभी फर्स्ट टाइम गए हो और ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इतना अच्छे से कराते नहीं है स्कूल में, और वो समझता हूँ मैं सरकारी स्कूल के हाल, तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। अगर तब भी आपको डाउट आता है ना यार, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, वरना आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो यार, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पूछो, अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप हमसे पूछोगे, मैं आपको पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इन तीनों के बीच संबंध, संवेग, द्रव्यमान और वेग। तो संवेग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन द्रव्यमान और वेग कैसे संबंधित है, देखो चलो मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो फार्मूला क्या होता है, P = m × में v। P क्या है? आपका संवेग। अब P कैसे निकल रहा है? m को v से गुना करने पर, m को v से गुना करने पर। अब अगर m गुणा v क्या है? संवेग है। m मतलब द्रव्यमान यानी वेट kg में, और v मतलब वेग यानी मीटर/सेकंड। अगर m बढ़ गया तो p भी बढ़ जाएगा, अगर ये दोनों बढ़ गए तो दोनों बढ़ जाएंगे। जैसे m × में v है, पहले m भी 2 ले लेते हैं, v भी 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी कितना है? 4। अगर m ले लूँ 10 और v इतना ही रहने दूँ तो कितना हो जाएगा? 20। अगर m और v दोनों 10-10 ले लूँ तो भी p बढ़ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, कहने का पर्पस क्या है कि ये दोनों गुणा में है, m और v गुणा में, तो दोनों में से कोई एक बढ़ जाए या दोनों बढ़ जाए, p तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप समझे यहाँ पे। जैसा कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। जो संवेग है वो है क्या चीज़? वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। m × में v द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। इसका मतलब है कि संवेग, जो संवेग है p, जिसको हम संवेग को p से दिखाते हैं, द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपातिक है। समानुपातिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, फार्मूला है P = m × में v। समानुपातिक का मतलब या तो m बढ़ जाए या v बढ़ जाए या दोनों बढ़ जाए, दोनों बढ़े या दोनों में से एक बढ़े, p की वैल्यू बढ़नी ही है। यही कहलाते हैं समानुपातिक। समानुपातिक मतलब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो वो भी घटेगा, समानुपातिक। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, अगर वेग में वृद्धि होगी तो संवेग बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर है ना, तो ये रिश्ता समानुपातिक कहलाता है। इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक ही वेग से गति करें, देखो अगर हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, और दोनों का जो वेग है वो सेम है, यानी v तो सेम है, दोनों का गति सेम है, वेग सेम है, लेकिन भारी का क्या हो जाएगा? संवेग ज़्यादा, क्योंकि उसका m वाला हिस्सा, जो उसका m वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो रहा है। हल्की वस्तु का m वाला हिस्सा तो कम हो गया, इसलिए उसका संवेग कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का v तो सेम है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु है, बहुत अधिक वेग से चलती है, अगर हल्की है लेकिन उसका वेग बहुत ज़्यादा है, तो इसका संवेग भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चलो m तो कम है लेकिन v बहुत ज़्यादा है, तो संवेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्योंकि संवेग निकालते कैसे? m × में v, तो दोनों में से अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो p तो ज़्यादा होगा ही होगा। इसी संवेग के कारण यह वस्तु किसी से टकराने पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। जैसे बंदूक की छोटी सी गोली इंसान की जान ले सकती है। अगर अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे होते हैं, आपने देखा होगा, वाहनों से तेज वेग के कारण
होते हैं। वाहन बहुत तेज़ी से आ रहा है, वाहन मतलब गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, उसके कारण एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर हादसे हो गए, क्योंकि वेग अधिक होगा तो वेग यानी स्पीड ज़्यादा होगी तो संवेग ज़्यादा, प्रभाव ज़्यादा आएगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंसानों की जान भी जा सकती है। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं हम। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट, किसी वस्तु का संवेग। कोई भी वस्तु है उसका संवेग निकालेंगे हम। अगर वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था का मतलब अगर वो रुकी हुई है यानी उसमें कोई गति नहीं है, गति नहीं है इसका मतलब v क्या होगा, 0। वेग तो 0 मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि वो गति में ही नहीं है। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो चलो उसका m तो कुछ ना कुछ होगा ही, x kg होगा मान लो, लेकिन उसका विराम अवस्था में v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p क्या होता है, m इंटू में v, और m कुछ ना कुछ है चलो, और इंटू में 0, तो m इंटू में 0 क्या आ गया, 0। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई विराम अवस्था में है, विराम अवस्था मतलब रुकी हुई चीज़ है, तो उसका संवेग क्या होगा, 0। ठीक है, उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड। ये कैसे आया ये बता दिया मैंने, p इक्वल टू m इंटू में v। तो m क्या, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है kg, और v का क्या होता है, वेग मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकंड ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, kg मास का, ये उसका है द्रव्यमान का। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ संवेग पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आने वाली है हर चीज़ डिटेल में। इस चीज़ की मेरी तरफ से आपको एश्योरिटी है। तब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 kg का पत्थर, 10 kg का पत्थर, उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। और 10 kg, देखो द्रव्यमान 10 kg, तो यानी m कितना हो गया, 10 kg, और उसका कितने वेग से फेंका जाता है, 2 मीटर, तो v कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उसका संवेग निकालो, तो संवेग क्या होता है, p इंटू इज इक्वल टू एम इंटू में v। तो p कितना है, 10 kg, और v कितना है, वेग 2 मीटर पर सेकंड, तो 10 दूनी 20 kg मीटर पर सेकंड। देखो आ गया ना, तो ये हमारा संवेग आ गया। संवेग का फार्मूला m इंटू में v, द्रव्यमान इंटू में वेग। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, किसी ठेले का द्रव्यमान, ठेला है उसका द्रव्यमान कितना, 4000 kg, और उसमें रखे सामान का वजन 20,000 kg। एक ठेला है, 4 पहिए होंगे उसके, है ना, और ऐसे ऐसे ठेला होगा उसके, ठीक है, ठेला उस पर उसमें सामान लोड है बहुत सारा। ये हैंडल है, ये बंदा यहाँ से खींच रहा है, ठीक है, ठेला है, यहाँ पे इसके पहिए हैं, ठीक है। अब ये बंदा ठेले को खींच रहा है, ठेले का द्रव्यमान 4000 kg है, और उस पर जो सामान रखा है वो 20,000 kg का है, यानी ठेला 4000 किलो का, और उस पर जो सामान रखा है वो 20,000 किलो का, और ये ठेला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, वेग से चलता है। यानी टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 4000 और 20,000, 24,000। ये तो टोटल वेट हो गया ना, टोटल द्रव्यमान हो गया, क्योंकि वो ठेला 4000 का है लेकिन 4000 kg का है द्रव्यमान, और उस पर सामान भी तो रखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। और वेग कितना है, ये तो m हो गया टोटल जोड़ने के बाद, और v कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है संवेग, तो संवेग p इक्वल टू m इंटू में v। तो m कितना है, 24,000, और v कितना है, 2, आप लगा लेना kg मीटर पर सेकेंड, 24 दूनी 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। आ गया ना, देखा। अब बात करते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी बहुत आसान है। आपको संवेग समझ आ गया तो अब आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग मतलब p में जो परिवर्तन होगा, जो संवेग में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की जो दर होगी, किस हिसाब से उसमें परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तन होगा, संवेग में किस हिसाब से परिवर्तन होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के। ज़्यादा बल लगेगा यानी ज़्यादा गति होगी, यानी कि ज़्यादा संवेग, और कम बल लगेगा यानी कम गति होगी, यानी कम संवेग। समझ आ रही? चलो देखो आगे। मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m, द्रव्यमान मतलब वही वेट समझ लो, तो द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग
यानी कि u। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में यार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई गाड़ी है, वो पहले 20 किलोमीटर पर सेकंड की पर मीटर की स्पीड से चल रही थी, यानी शुरू में वो उसकी स्पीड 20 थी। तो जो प्रारंभिक वेग होता है वो होता है u, लेकिन बाद में उसकी स्पीड बढ़ गई या उसकी स्पीड घट गई, यानी उसका वेग बढ़ गया या उसका वेग घट गया, तो उसको हम v से दिखाते हैं। अंतिम वेग v और जो प्रारंभिक वेग है वो u। और प्रारंभिक संवेग mu। देखो प्रारंभिक संवेग कैसे निकालेंगे? p इनिशियल प्रारंभिक, तो m द्रव्यमान तो वही रहेगा, वस्तु का भार तो वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन अगर हम शुरू वाला निकाले संवेग तो शुरू वाला वेग लेना पड़ेगा। शुरू वाला वेग यानी प्रारंभिक वेग लेना पड़ेगा, तो m इंटू में u। ठीक है। और अगर मुझे फाइनल निकालना है, मोमेंटम फाइनल, तो m यानी द्रव्यमान तो वही रहेगा, बस इसमें जो वेग होगा वो अंतिम लूँगा, तो वही चीज़ हो गया। mu यानी कि प्रारंभिक संवेग, mv मतलब अंतिम संवेग। अच्छा, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या होगा? इन दोनों में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू अंतिम और माइनस प्रारंभिक, तो mv माइनस mu। तो अगर देखो दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन निकाल लो, बचा क्या? v माइनस u। देखो वही किया। तो ये संवेग में परिवर्तन है। तो अगर मुझसे पूछा है संवेग में परिवर्तन निकालो, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान इंटू में अंतिम वेग। और प्रारंभिक संवेग कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान इंटू में प्रारंभिक वेग। तो वही करा, mv माइनस mu। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग। तो अगर मुझे अंतिम संवेग निकालना है तो m इंटू में अंतिम वेग यानी mv, और प्रारंभिक संवेग निकालना है यानी m इंटू में u यानी प्रारंभिक वेग, तो m इंटू में u। और मुझे परिवर्तन निकालना है तो अंतिम में से प्रारंभिक संवेग माइनस कर दूंगा, तो mv माइनस mu। दोनों में m है कॉमन, तो m कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचा? v माइनस u। तो ये आया हमारा संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन ये आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे लेकिन बोला था कि न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की जो दर है, वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। अब दर जहाँ पे भी आ जाए ना, संवेग में परिवर्तन यानी ये चीज़ m ब्रैकेट में v माइनस u, ये कैसे बना ये मैंने बता दिया, m कॉमन लेने के बाद ये बन गया। लेकिन ये है क्या? ये संवेग में परिवर्तन। लेकिन अगर मुझे निकालना है संवेग में परिवर्तन की दर, क्या दर, किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, तो जब भी दर की बात आ जाए ना, दर किसी में परिवर्तन की दर, यहाँ पे किसी में कौन है? संवेग। तो संवेग में परिवर्तन की अगर दर निकालनी तो t से भाग देंगे। किससे? t से। t मतलब समय से। तो m v माइनस u अपॉन में t, ये संवेग में परिवर्तन की दर है। क्या है? संवेग में परिवर्तन ऊपर वाला, लेकिन दर निकालना है तो इसको t से, समय से क्या देंगे? भाग। तो ये आ गया संवेग में परिवर्तन की दर। और ये किसके समानुपाती होता है? लगने वाले असंतुलित बल के, यानी समानुपाती मतलब ये वाला साइन m v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, तो इस बल के क्या है? ये समानुपाती, ये वाला साइन समानुपाती का। अब मैंने आपको 8वें चैप्टर में एक फार्मूला बताया था, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो v माइनस यू अपॉन में t किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था आपका a का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ F यानी बल, फोर्स, समानुपाती किसके? m इंटू में a के। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला साइन हटाना है ना यार, अगर मुझे ये वाला साइन हटाना है, ये वाला साइन, तो मुझे यहाँ पे एक अचर लगाना पड़ेगा यानी कांस्टेंट। तो इक्वल टू में KMA। ठीक है, तो अगर मैं k की वैल्यू निकालूंगा ना, ये क्या है? स्थिरांक यानी एक फिक्स वैल्यू है। तो अगर मैं f की जगह 1 रखूँ, k इंटू में m की जगह 1 रखूँ और a की जगह 1 रखूँ, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और k की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा
तो F इक्वल टू m इंटू में a। यानी अगर मुझे बल निकालना है तो बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी एक्सीलरेशन। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना, इम्पोर्टेंट फार्मूला है बल का। F इक्वल टू में m इंटू में a। ठीक है, ये कैसे बना मैंने बताया, v माइनस यू अपॉन में टी, ये होता है a का, और इस पर समानुपाती का साइन हटाना है तो k ले आया, और k की वैल्यू कैसे निकाली, तीनों की जगह मैंने 1 रखा, 1 1 और 1, तो यहाँ पे f k कितना आ गया 1, और फिर जब यहाँ पे मैंने k 1 रखा तो f इक्वल टू m इंटू में a। तो F का मतलब क्या है, बल। तो बल किसके बराबर होता है, m गुना a। ठीक है, m गुना a यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, और ये आपका F का वैल्यू आ गया। अब देखो F क्या है, बल है, तो इस बल का मुझे क्या निकालना है, SI मात्रक भी निकालना है, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझनी है और ध्यान में रखनी है। तो यार आप पहले समझे संवेग में परिवर्तन कैसे निकाला हमने, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग m इंटू में v माइनस m इंटू में u करके आपने संवेग में परिवर्तन निकाला। लेकिन जब आपने निकाला संवेग में परिवर्तन तो आपने उसको, संवेग में परिवर्तन की दर जब आपने निकाला तो आपने उसको t से भाग दिया। तो ये फार्मूला किसका होता है, a का। तो संवेग में परिवर्तन की दर तो m इंटू में a लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये किसके समानुपाती होती है, संवेग में परिवर्तन की दर वो होती है लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती, यानी F इक्वल टू में, इक्वल टू नहीं आएगा, समानुपाती का साइन आएगा m v माइनस यू अपॉन में t। अब ये v माइनस यू अपॉन में t का फार्मूला किसका होता है, a का, यानी त्वरण का। ये हो गया। तो इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या करा था, k ले आया था, यानी स्थिरांक। ठीक है, तो ये F इज इक्वल टू k इंटू में m इंटू में, तो F की जगह 1 रखा, k इंटू में m की जगह 1 और a की जगह 1, तो मेरा k की वैल्यू आ गई 1। और जब मैंने k की वैल्यू यहाँ 1 रखी तो F इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू में a आ गया। ये मेरा असंतुलित बल का फार्मूला है, यानी F निकालने का फार्मूला है m इंटू में a। m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। तो अगर मुझे m और a दे रखा है तो मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, F यानी बल। अब देखो कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। इसका SI मात्रक बताऊंगा ये कैसे आया, ये फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, कुछ चीज़ें और। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। देखो यहाँ पे समझाता हूँ। F का फार्मूला क्या है, ये बल का फार्मूला है, m इंटू में a। तो बल का फार्मूला यहाँ अगर हिंदी में लिखूँ, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये फार्मूला है आप, ठीक है, त्वरण ये फार्मूला है। अब देखो द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो होता है kg, और a यानी त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका F यानी बल, जो असंतुलित बल है, इसका SI मात्रक क्या आ गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका बल का SI मात्रक। और बल को निकालते हैं कैसे, F इक्वल टू m इंटू में a। ठीक है, अब ये देखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं, क्या, न्यूटन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन, तो इसको न्यूटन भी कहते हैं हम, और इसको हम n से दिखाते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ये था इसका SI मात्रक। ठीक है, जो बल है ना, बल यानी F, इसका SI मात्रक तो ये होता है न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक इसका CGS मात्रक भी होता है जिसे हम कहते हैं डाइन। ठीक है, और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, इस तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको बताया, लेकिन आपको ये याद रखना है SI मात्रक क्या होता है। CGS मात्रक होता है डायन, और 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला हो गया F का, यानी बल निकालने का। बल निकालने का फार्मूला क्या हो गया, m इंटू में a। तो अगर आपको बोलेगा बल निकालो तो m और a आपको चाहिए होगा।
अच्छा, इसके दो फार्मूले और हो सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए, और ए निकालने का तरीका क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी। कभी कभार आपको ए डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको ए यानी त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण निकालने का एक ये फार्मूला होता है और एक फार्मूला ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, ये भी एक फार्मूला होता है। तो आप पहले ए निकालोगे, या तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, बाद में m इंटू में जो a निकाला वो पुट करो और आपका f आ जाएगा। ये वाला फार्मूला तो आपको पता है। ये वाला फार्मूला कैसे बना वो बताता हूँ। देखो, आपने गति जो 8वां चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए थे, तीसरे में एक ये फार्मूला लिखवाया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर को उधर भेजो, प्लस का है तो इधर आके माइनस का, बचा 2as। अब मुझे a निकाला है तो 2s को उधर भेज देते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, बचा क्या a, तो a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू ये रही। तो 2 फार्मूले a के बता दिए मैंने। जब आपको कभी डायरेक्ट a नहीं दे रखा तो आप इससे या इससे a निकाल लो। जब आपको टाइम दे रखा है तो इससे निकाल लो, और s दे रखा है यानी विस्थापन या दूरी तो इससे निकाल लो। a निकालने के बाद m इंटू में a करो, आपका बल आ जाएगा। और आपको बल का फार्मूला डिराइव करना भी मैंने आपको सिखा दिया, और क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे, ये समझते हैं ये पॉइंट हम अच्छे से आपको, ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। देखो, अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम समझते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। जो प्रथम नियम हमने पढ़ा था, जड़त्व का नियम भी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक वस्तु अगर गति अवस्था में तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य असंतुलित बल ना लगे। उस गति के प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम समझ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे और अच्छे से कर देंगे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम अनुसार अगर बाह्य बल 0 है तो कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखिक गति अवस्था में ही बनी रहेगी। मतलब अगर F 0 है, F यानी बल, अगर बल 0 है तो वो अगर गति में है तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। इसलिए F अगर 0 है तो F का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। F का फार्मूला होता है m इंटू में a। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लिया, F इज इक्वल टू m, और a की जगह लिया v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, और F क्या है भाई, 0, तो यहाँ पे 0 रख दो, m इज इंटू में v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, अब देखते जाओ, तो m उधर चला जाएगा तो 0 अपॉन में m इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। क्योंकि 0 को m से भाग दो या t से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी से डिवाइड। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें बोला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझाओ। तो ठीक है, तो हमने बोला F 0 है, अगर बाह्य बल 0 है तो वस्तु में अगर गति अवस्था में तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल लग नहीं रहा। तो F का फार्मूला क्या होता है, m इंटू में a की जगह मैंने रखा v माइनस यू अपॉन में t। F क्या है, 0, क्योंकि मैंने 0 माना है, तो m मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, 0/m 0 आ गया, और इधर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन में t। अब t इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू v माइनस यू। अब 0 को t से करेंगे तो 0 इज इक्वल टू v माइनस यू। अब माइनस यू है उधर जाके प्लस का u, तो u इज इक्वल टू v, है ना, सीधी सी बात है। तो u और v क्या है, बराबर आ गए, सीधी सी बात है ना। तो u और v, अब एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर इस वाली लाइन को हम भूल जाएं, v माइनस यू क्या हो जाएगा, v, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेग आएगा ही। इसलिए इस ऐसी अवस्था में प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर होगा, जैसे कि मैंने पहले लिखा था और मैंने आपको बताया था अभी कि v माइनस यू क्या है, 0, तो माइनस यू इधर जाके प्लस यू, तो u और v बराबर आ गया, यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के क्या है, बराबर। यानी अगर पहले वो वस्तु 0 मीटर पर सेकंड पे थी यानी स्थिर थी, तो वो बाद में भी 0 मीटर पर सेकंड पे ही रहेगी। अगर पहले वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति कर रही थी तो बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करेगी। ऐसा कब हुआ, u और v कैसे बराबर आ गए, क्योंकि
लगने वाला बल क्या लिया था मैंने 0, तो 0/m 0 और 0 इंटू में 2 0 इंटू में t 0 और v माइनस यू इक्वल टू 0 माइनस यू इधर आके प्लस यू और u और v बराबर आ गया, यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बराबर, यानी पहले जिस अवस्था में थी वस्तु उस अवस्था में बाद में भी है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम मतलब स्थिर है, तो u0 तो v भी तो 0, u इज इक्वल टू v है ना, तो दोनों 0। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत आसान है, वो भी समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना आप। तो यार न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं गति का। पहला दूसरा देखा हमने। पहला न्यूटन की गति का नियम हमने क्या देखा कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य असंतुलित बल ना लगे। दूसरा हमने देखा क्या कि संवेग में परिवर्तन उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होगी, है ना, ये हमने देखा। और यहाँ पे हम दोबारा आपको दिखा देते हैं यार स्क्रीन पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहाँ लिखा है न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होगी, जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा संवेग। लेकिन यहाँ पे हम समझ लें तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी प्रकार लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं उतना ही वहाँ से फोर्स आता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी क्रिया में, कोई भी क्रिया करे के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितना आपने इधर से फोर्स लगाया उतना उधर से ही फोर्स आया। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर होते हैं, वैल्यू दोनों की बराबर होती है। अगर आपने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स आएगा, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स तो आएगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे तो वो उधर से आएगा, यानी आप उस तरफ लगा रहे हो तो वो इस तरफ लगा रहा है। तो जो बल की जो ताकत होगी, जो बल की जो पावर होगी, यानी न्यूटन में जो हम निकालेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो चीज़ सेम होगी, लेकिन जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अब ये न्यूटन की गति का रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है, जब हम सड़क पे चलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक पैर से फोर्स लगाते हैं फिर दूसरे पैर से आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं अपने पैर से, तो ज़मीन हमें आगे की तरफ फोर्स लगाती है उतना ही, तो हम आगे बढ़ते हैं। ज़मीन पर जब हम चलते हैं ना रोड पे, तो वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की मदद से हो पाता है। नाव खेना, नाव जो चलाते हैं ना, तो जब चप्पू मारते हैं तो चप्पू पीछे की तरफ मारते हैं, नाव आगे की तरफ जाती है, तो वो भी हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जब हम नाव से उतरते हैं ना, तो जब हम छलांग मारते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है, हम आगे की तरफ जाते हैं। बंदूक से प्रतिक्षेप करना, जैसे गोली चलाते हैं ना ऐसे, तो पीछे की तरफ झटका लगता है हमें, तो वो भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। क्यों, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे की तरफ आती है, तो वो भी हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, संवेग संरक्षण का नियम। ये हमें अच्छे से समझना है। वैसे तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है, लेकिन ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप अच्छे से समझना। तो अब मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। और जितना मैंने कराया वो सारे ही आपको अच्छे से समझना है। मैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप 2-3 बार 20-20 मिनट करके, आधे घंटे करके ये वीडियो देख लेना। तो यार देखो, संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुएं मूव कर रही हैं, यानी दोनों का संवेग होगा, सीधी सी बात है। जब दो वस्तुएं गोल गोल, मान लो मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ, जैसे एक ये है ए और ये बी है, ठीक है। ये दोनों मूव कर रही है, गति कर रही है। तो जो ए है उसका जो वेग होगा, क्योंकि वो गति कर रही है, उसका वेग मान लेते हैं u1, और जो बी है वो भी मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसका वेग हुआ u2। अब ये दोनों आपस में आते हैं और टकरा जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टकरा जाते हैं ए और बी, और इसका वेग u1 और u2। टकराने के बाद फिर मूव करने लगते हैं ये लोग, ए और बी, ठीक है। अब जब टकराने से पहले का वेग क्या था, u1 और u2, और टकराने के बाद का वेग मान लेते हैं v1 और v2, क्योंकि अंतिम वेग होगा। तो जो टकराने से पहले दोनों का संवेग था ना,
और टकराने के बाद जो दोनों का संवेग है वो दोनों संवेग बराबर है, यानी प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग। क्यों? अभी इसी चीज़ पे बात करेंगे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में। तो ध्यान से समझना, ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो, यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है, पारस्परिक क्रिया हो रही है, एक दूसरे पर बल लगा रही है और पारस्परिक क्रिया हो रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले यानी बल लगाने से पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद, बल लगने के बाद जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है। यानी पहले जो संवेग था और बाद में जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि वो रिजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, मतलब बाहर से कोई बल ना लगे। पहले जो संवेग था बल लगने से पहले आपस में टकराने की वजह से, और टकराने के बाद जो संवेग है वो दोनों बराबर होता है। अब देखो, दो गोले हैं ए और बी। अब ए का मास है m1 और उसका वेग है शुरुआत का, अंतिम जो प्रारंभिक वेग है, अंतिम नहीं प्रारंभिक। तो गोला है ए और उसका द्रव्यमान है m1 और उसका जो वेग है वो है m2, सॉरी वेग तो u होगा ना, तो वेग है u1। तो गोला है a और उसका जो द्रव्यमान है m1 और वेग है u1, प्रारंभिक वेग की बात की जा रही है, और जो द्रव्यमान है वो तो फिक्स रहेगा। अच्छा, दूसरा गोला है b और जो उसका द्रव्यमान है वो m2 और जो उसका प्रारंभिक वेग है वो है u2। तो प्रारंभिक वेग हमारा u होता है, लेकिन यहाँ पे दो गोले हैं, तो पहले गोले के लिए हमने u1 ले लिया और दूसरे गोले के लिए u2 ले लिया। अब ये दोनों आ रहे हैं, देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आते हैं और टकराते हैं। टकराते समय टाइम लगता है t, है ना, और उसके बाद फिर ये दोनों चलने लगते हैं दूसरी दिशा में। तो उनका जो द्रव्यमान है, ए का तो m1 ही रहेगा, बी का m2 रहेगा, लेकिन दोनों का वेग अलग अलग हो जाएगा। तो ए का वेग मान लेते v1 और बी का वेग मान लेते v2, अंतिम वेग है इसलिए v मान लिया। तो संवेग में परिवर्तन मैंने आपको बताया था, ए के लिए ये होगा और संवेग बी के लिए परिवर्तन ये होगा। संवेग में परिवर्तन अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे अगर आप भूले ना हो तो देखो, ये संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग यानी अंतिम वेग वाला संवेग और प्रारंभिक संवेग यानी कि प्रारंभिक वेग वाला। तो m कॉमन निकालेंगे तो m v माइनस u। अब अगर मुझे a का निकालना है तो m v1 माइनस u1। अगर मुझे b के लिए निकालना है तो उसके लिए v2 लिया था, v2 माइनस u2। तो यही दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो। पहले गोला ए के लिए संवेग में परिवर्तन और गोला बी के लिए संवेग में परिवर्तन। तो ए गोला था, उसका मास था m1, द्रव्यमान ए m1 और जो प्रारंभिक वेग था वो था u1, और ये बी की तरफ आ रहा है, बी ये रहा, और उसका बी का द्रव्यमान है m2 और जो उसका संवेग है वो है u2। टकराते हैं दोनों, कोलैप्स करते हैं, ठीक है, और टकराने के बाद फिर एक दूसरे से दूर की तरफ गति करने लगते हैं, ठीक है। और लेकिन द्रव्यमान तो वही रहता है m1 m2, लेकिन जो वेग है वो चेंज हो जाता है, v1 और v2 हो जाता है। तो वही कह रहा है, गोले ए के में संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम संवेग m1 v1 और माइनस प्रारंभिक संवेग m1 u1। तो m1 कॉमन निकाल लिया, v1 माइनस u1। इसी तरीके से गोला बी का संवेग में परिवर्तन क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 u2 और m2 कॉमन निकाल लिया तो v2 माइनस u2। ये दोनों का संवेग में परिवर्तन। अब जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसके लिए मुझे t से डिवाइड देना पड़ेगा। तो a के संवेग में परिवर्तन की दर यानी m1 v1 u1 अपॉन में t, क्योंकि दर की बात आ गई है तो दर में मैंने आपको बताया था कि t को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से b के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, उसमें संवेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम। तो ये हो गया। अच्छा, आपको पता है गोला ए और बी का दोनों का कर लिया इन्होंने आमने सामने। अब इनको आमने सामने रखा तो t से t कट गया, क्योंकि हमें पता है ना दोनों का बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। अच्छा, तो ये हो गया, दोनों का बल हमने आमने सामने रखा तो t से t कैंसिल,
तो M1V1 फिर M1U1, इसी तरीके M2V2 और M2U2। अब देखो ये माइनस वाले एक तरफ कर देंगे, प्लस वाले एक तरफ कर देंगे। तो अगर मैं इस U1 M1U1 को उधर भेज दूँ, या फिर चलो भेज देते हैं, तो M1V1 और M2V2 को इधर ले आओ। और एक चीज़, एक गलती करी है इन्होंने, देखो मैं बताता हूँ क्या गलती करी है इन्होंने, समझा देता हूँ इसलिए बोलते हैं। अब मैं आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है न्यूटन संवेग का संरक्षण का नियम, कि जो संवेग संरक्षण का नियम कहता है हमारे को कि कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो अगर मैं इनका प्रारंभिक संवेग निकालूं इन दोनों गोलों का, तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा इसका M1, सॉरी मेरे को ये नहीं लेना, हाँ ये लेना, M1U1 प्लस और इस गोले B का क्या होगा M2U2। ये है दोनों का मिला के पहले का संवेग, और ये किसके बराबर होगा अंतिम संवेग के, यानी M1V1 प्लस M2V2, ये इसके बराबर होगा। लेकिन क्या ये चीज़ इसके बराबर आ रही है यहाँ पे? मेरे को तो नहीं लग रहा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो T से तो पहले T काट दो, तो M1V1, देखो अब ध्यान से समझना, मैंने आपको लिख दिया। इन्होंने एक गलती यहाँ पे क्या करी थी, माइनस का साइन नहीं लगाया था, क्योंकि न्यूटन की गति का नियम कहता है कि विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा का मतलब होता है नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, ये नेगेटिव इन्होंने लिया नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ गलत हो गई इनकी। ठीक है, ये T से तो T सही काटा हमने, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन ये जो लगाया है मैंने, ये माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि विपरीत दिशा में है। देखो यहाँ पे मैंने लगाया माइनस का साइन। ठीक है, तो ये माइनस का साइन जो M2V2 माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, देखो यहाँ प्लस का साइन आया ना, लेकिन यहाँ पे देखो इनका माइनस का ही साइन है। तो ये चीज़ मैटर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, F A का B पे लगा तो इज इक्वल टू माइनस F का B का जो A पे लगा। ठीक है, तो माइनस ज़रूर आना है। फिर आपने क्या करा, ये वाला M1V1, ठीक है, और M1U1, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का लिख दिया। फिर M2V2 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस M2U2। अब देखो ये M2 जो V2 है, ये इसको आप इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और M1U1 इधर माइनस का उधर आएगा तो प्लस का। अब इधर वाले देखो M1V1 M2V2 फाइन अंतिम संवेग, और M1U1 प्लस M2U2 प्रारंभिक संवेग, दोनों आ गए ना बराबर। तो इसको मैंने आगे लिख दिया, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये कुल संवेग आ गया, और मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाई ये चीज़। तो देखो ये दोनों गोले थे, एक गोला बी गोला, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये है मेन, यही है संवेग का संरक्षण का नियम, कि टकराने से पहले दोनों का कुल संवेग, टकराने के बाद दोनों का कुल संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये समझने वाली बात है, और ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब दो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस प्रकार टकराने के पूर्व गोलों का कुल संवेग, टकराने के बाद कुल संवेग क्या होगा, बराबर। टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग ये बराबर होगा। अर्थात कुल संवेग अपरिवर्तित है, कुल संवेग अपरिवर्तित यानी उसमें चेंज नहीं होगा। टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर है, संरक्षित है, बशर्ते इन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करना चाहिए, तो ही इनका ये चीज़ बराबर होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, अब 20 ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम, 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 kg द्रव्यमान की राइफल से। अब देखो एक गोली है, तो पहला ऑब्जेक्ट है गोली, और गोली का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम है भाई, 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो केजी में, ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से, तो जब 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 रकम छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 2 और एक 0 लगाएंगे, और ये हो जाएगा, तो ये हटा देंगे, तो एक केजी, तो यहाँ पे तो 20 ग्राम को जब केजी में चेंज करेंगे तो 0.02 kg आएगा।
तो ये आ गया, ये गोली का द्रव्यमान है। ठीक है, क्योंकि दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, टकराने से पहले दोनों का संवेग, टकराने के बाद संवेग बराबर होता है। तो गोली का द्रव्यमान m1 ले लिया और ये kg में निकाल दिया। राइफल भी 2 kg की है, तो राइफल का द्रव्यमान m2, ठीक है, और गोली का द्रव्यमान m1, तो m1 तो निकाल लिया हमने। तो राइफल m2 उसका द्रव्यमान 2 kg, तो वो kg में तो kg में रहेगा। अब टकराने से पहले दोनों का संवेग और टकराने के बाद दोनों का संवेग बराबर होगा। अब देखो, बंदूक और गोली पहले दोनों साथ में होंगे, है ना, और दोनों का संवेग जीरो, दोनों का वेग जीरो होगा, प्रारंभिक वेग। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब निशाना लगाते हैं ना, तो पहले गोली ऐसे तान के रखते हैं, तो दोनों विराम अवस्था में होती है, और जैसे गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ आती है और गोली आगे जाती है, यही होता है। तो टकराने से पहले, क्योंकि वो पीछे से आता है, गोली से टकराते, गोली आगे भागती है, बंदूक पीछे आती है, तो पहले दोनों विराम अवस्था में होते हैं, बंदूक और बंदूक में जो गोली, यानी दोनों का द्रव्यमान पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखे, प्रारंभ में गोली राइफल के अंदर होती है, जो गोली है वो राइफल के अंदर होती है और विराम अवस्था में होती है। तो विराम अवस्था में अगर दोनों है, यानी U क्या है, 0, U1 भी और U2 भी क्या है, 0, क्योंकि दोनों साथ में, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे, 0.02 kg प्लस 2 kg, दोनों का साथ में, क्योंकि जो बंदूक है और बंदूक में जो ट्रिगर होता है, ये दोनों साथ में, गोली और बंदूक, मतलब जो गोली और राइफल, दोनों गोली दोनों साथ में होती है, गोली राइफल के अंदर होती है, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे और विराम अवस्था में होगी, क्योंकि निशाना लगाने से पहले ऐसे ऐसे लहराते कोई है बंदूक, ये हो गया दोनों का द्रव्यमान। और प्रारंभिक वेग U1 0, तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, मास तो दोनों का जोड़ के लेंगे इनटू में, क्योंकि विराम अवस्था में थी, प्रारंभिक वेग 0, तो ये आ गया 0, तो प्रारंभिक संवेग क्या आया, 0। अंतिम संवेग कुछ दे रखा है। अच्छा, राइफल से जो गोली निकलती है 150 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक से छोड़ी जाती है, तो आपको क्या दे दिया, V1 गोली का दे दिया, V1 कितना दे दिया आपको, 150, क्या दे दिया, 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हटा दो, इसका काम नहीं है फिर, 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गोली निकलती है। राइफल पीछे किस हिसाब से जाएगी वो निकालना। तो देखो, प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग। अब अंतिम संवेग निकाल रहे हैं विस्फोट के बाद, जैसे बंदूक गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे आती है और गोली आगे जाती है, तो गोली आगे गई है 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो M1 0.02 इंटू में 150 गोली की स्पीड और प्लस 2 kg बंदूक राइफल का, और V2 हमें निकालना है, तो 0.02 इंटू में 150 प्लस 2 इंटू में V2, तो ये क्या था, प्रारंभिक संवेग तो 0 था, क्योंकि दोनों साथ में थे और विराम अवस्था में थे, तो 0 आया था। तो ये 0.02 इंटू में 150 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये पूरा 3 आ जाएगा, तो 0 = 3 + 2 इंटू में V2, 3 माइनस का आएगा इधर, = 2 इंटू में V2, 2 डिवाइड में आएगा -3/2 = V2, इसको काटेंगे -1.5 मीटर पर सेकंड, तो V2 आ गया। राइफल इस हिसाब से पीछे जाएगी, देखो। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको, ताकि अच्छे से समझ आए। तो यार मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब भी बंदूक या राइफल या गोली वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना ध्यान रखना, प्रारंभिक संवेग हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा ये बात आप ध्यान से समझना। बंदूक वाले केस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश वाले में मैं इसको और वहाँ पे भी समझाऊंगा। बेसिकली वही चीज़ यहाँ जो बता रहा हूँ वहाँ भी वही चीज़ बताऊँगा। तो बंदूक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे राइफल वगैरह के, राइफल के, उसमें प्रारंभिक संवेग आपका 0 आएगा। क्यों 0 आएगा ये समझो, क्योंकि पहले बंदूक और गोली साथ में होंगे, तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान जुड़ गया है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान जुड़ गया, और यहाँ लिख लिया 2.02 kg। और पहले बंदूक विराम अवस्था में होगी, दोनों का द्रव्यमान जुड़ेगा और दोनों मिलके एक साथ ऐसे बंदूक तन के रखेंगे हम, तो विराम अवस्था में होंगे, तो U 0 हो जाएगा। तो U 0 हो गया प्रारंभिक संवेग, यानी M इंटू में U, और ये पूरा आ गया 0। हमेशा
जब भी राइफल बंदूक की गोली वाला क्वेश्चन होगा तो समझ लेना प्रारंभिक संवेग 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में होंगे, गोली और राइफल बंदूक, और उनका U 0 होगा, तो प्रारंभिक संवेग 0 आएगा। बाद में तो सेम वही चीज़, 0 इक्वल टू प्रारंभिक संवेग तो 0 आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ये 0 क्यों लिया? क्योंकि प्रारंभिक संवेग 0 आ गया। 0 इक्वल टू m1, यानी वो जो गोली का वेट कितना था 0.02, और गोली की स्पीड दे रखी होगी या राइफल का पीछे वाला जो बैग जाता है पीछे स्पीड, वो दे रखा होगा। तो यहाँ पे हमें गोली का दे रखा है 150, तो 150 लिख लेना, सॉरी 150, ठीक है, प्लस राइफल का वेट दे रखा था 2 kg, और उसका वेग पूछा था किस हिसाब से वो पीछे जाएगी, क्योंकि गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे जाती है, गोली आगे जाती है, तो वो चीज़। तो 0 इक्वल टू 0.02 को 150 से करते तो 3, ये प्लस 2 इंटू में v2, 2 है ये, सॉरी, तो 3 प्लस का तो उधर जाके माइनस का इज इक्वल टू में 2 इंटू में v2, 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में v2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 और माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आया v2। और ये v2 क्या है? राइफल किस हिसाब से पीछे जाएगी, और देखो ये माइनस में आ रहा है क्योंकि राइफल पीछे जा रही है। तो याद रखना बंदूक और राइफल वाले को भी क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक संवेग 0 ही आएगा, और अंतिम संवेग में रख के हम राइफल के पीछे जाने का, प्रतिक्षेपित होने का निकालेंगे या गोली के आगे जाने का। ठीक है, अगर आपको डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस की और भी वीडियो में बनाऊंगा, वैसे इतना ही इसमें याद रखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और उदाहरण समझते हैं हम इसमें, और अच्छे से समझ आएगा। देखो 2 खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी, एक ए है जिसका द्रव्यमान 50 kg, तो आप लिखो MA मतलब खिलाड़ी ए का द्रव्यमान 50 kg, और वेग कितना है उसका 4 मीटर पर सेकेंड, तो UA। अब देखो ये लिखा है, ये जो दे रखा है ना वेग, ये दे रखा है प्रारंभिक वेग, तो आपने U यानी प्रारंभिक और A यानी A का वेग 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा खिलाड़ी है B जिसका द्रव्यमान है 60 kg, तो MB और 60 kg, और उसका वेग है 3 मीटर पर सेकेंड, तो U प्रारंभिक वेग दे रखा है U, और B का दे रखा था 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो दे रखा है अपने वो लिख लेना है पहले, ठीक है। A का दे रखा था 50 kg और वेग दे रखा था 4 मीटर पर सेकेंड। B का दे रखा था 60 kg द्रव्यमान, 3 मीटर पर सेकेंड उसका वेग। दोनों खिलाड़ी A और B आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं, टकरा के गिर जाते हैं। दोनों खिलाड़ी किस वेग से गिर जाते हैं और किस दिशा में? तो दोनों खिलाड़ी टकरा के एक के ऊपर एक गिर गए हैं, तो एक के ऊपर जब एक गिर गए यानी कि गिर गए हैं दोनों, तो यानी दोनों का बाद में जो अंतिम संवेग होगा उसमें जो द्रव्यमान होगा दोनों का जुड़ जाएगा। देखो प्रारंभिक संवेग कैसे निकालेंगे, ए का संवेग कैसे निकालेंगे, ए का द्रव्यमान इंटू में ए का वेग, तो 50 इंटू में 4, इन दोनों को गुना कर देंगे तो प्रारंभिक संवेग आ जाएगा ए का, तो 50 चौक 150 200, 50 चौक 200 होता है, तो 200 kg मीटर पर सेकेंड, ये आया ए का संवेग। लेकिन मुझे बी का भी संवेग निकालना है, तो एम बी इंटू में यू बी यानी 60 इंटू में इसका वेग, बी वाले बंदे का निकाल रहे हैं हम, तो 180। अब ये दोनों का प्रारंभिक संवेग है टकराने से पहले, तो दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो 380 आ जाएगा दोनों का, कुल है ये, कुल ए और बी दोनों का। अब टकराने के बाद का संवेग निकालना है, तो देखो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू, दोनों टकराते हैं और गिर जाते हैं, यानी कि दोनों जुड़ के गिरते हैं, एम ए प्लस एम बी इंटू में वी, ठीक है। तो ये कितना निकाला, ए वाले बंदे का तो हमने 200 निकाला था, तो लिख दो 200 kg मीटर पर सेकेंड लिख देना, और बी वाले का हमने कितना निकाला 180 इज इक्वल टू में दोनों गिर गए हैं तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा 60 प्लस 50, तो लिखेंगे 50 प्लस 60, ए का 50 था ना, और इंटू में भी, तो 200 प्लस 180 380, देखो यहाँ पे 380 आए इक्वल टू में 110 वी। अब ये 110 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 110 वी इज इक्वल टू में वी। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, 38/11 इक्वल टू वी, तो वी कितना आ गया हमारा 3.45 मीटर पर सेकेंड। आप डिवाइड कर सकते हो, वी वेग है हमारा, अंतिम वेग है, तो ये मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 खिलाड़ी थे ए और बी, दोनों का वेट दे रखा था, द्रव्यमान, दोनों का प्रारंभिक वेग दे रखा था, टकराने से पहले दोनों का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, दोनों का
प्रारंभिक वेग निकाल लिया और टकरा के गिर गए दोनों एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक जैसे टेंगल होके फंस के, और अंतिम वेग पूछा है हमसे, तो ये रहा, और ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा चैप्टर था पूरा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बल तथा बल गति के नियम, सारे नियम बताए, और संवेग वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कराए। कुछ फार्मूले जो आपको याद रखने इसमें, सबसे पहले F = m में a, और a अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो v - u/t करके निकाल लो, या फिर v² - u² 2s, सॉरी 2s, या फिर एक फार्मूला बताया मोमेंटम का, यानी संवेग का, m में v, और संवेग में चेंज इन संवेग, संवेग में परिवर्तन का फार्मूला क्या निकाला वो भी बता देता हूँ मैं आपको। संवेग में परिवर्तन, ये फार्मूला मैंने बताया, संवेग में परिवर्तन mv - mu, और परिवर्तन अगर इसमें ही दर निकालना है, संवेग में परिवर्तन की दर, तो mv - mu, और दर निकाल रहे हैं तो टाइम से डिवाइड दे देंगे, और यहीं पे मैंने क्या किया था, v - u/t कर दिया था। अच्छा, और एक जो मैंने बताया था संवेग संरक्षण वाला टॉपिक लास्ट में बताया था, उसका फार्मूला क्या है लिख देता हूँ। संवेग संरक्षण, टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद बराबर रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका है। ये सारे फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, अगर आती है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हो।